नमस्कार। न्यूज 24 के इस खास कार्यक्रम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आप सब यहाँ आए, आपका बहुत स्वागत है। योगी जी, 100 दिन पूरा करने पर आपका बहुत बहुत न्यूज 24 के इस खास कार्यक्रम मंथन में आपका स्वागत है। और मुझे ये पता चला कि आज आपका 100 दिन और 11 दिन मतलब 111 दिन हुए हैं। 111 दिन हमारे लिए बहुत, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता में बहुत ही शुभ माना जाता है। तमाम लोगों के तमाम सवाल हैं, लोगों के सवाल हैं, हम सब के सवाल हैं और आपसे बहुत सारी अपेक्षाएं हैं लोगों की। अनुराधा जी, धन्यवाद। मैं आपको न्यूज 24 से जुड़े हुए सभी जो पदाधिकारी हैं उन सब के प्रति मैं हृदय से साधुवाद व्यक्त करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की उत्तर प्रदेश सरकार के 100 दिन के कार्यक्रमों को लेकर के अपने मंथन का एक आयोजन प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आयोजित किया है। उत्तर प्रदेश सरकार के 100 दिन मैं कह सकता हूं एक विश्वास के दिन है। 12-15 वर्षों में सरकारों ने जो विश्वास खोया है उत्तर प्रदेश के अंदर, जनता का व्यवस्था से जो विश्वास हटा था, उस विश्वास बहाली के ये 100 दिन रहे हैं। इन 100 दिनों में एक नई कार्य संस्कृति को प्रदेश के अंदर जन्म देने का प्रयास किया गया है। यद्यपि 100 दिन किसी भी सरकार के लिए और उसके कार्यक्रमों को या उस सरकार के आंकलन के लिए 100 दिन पर्याप्त नहीं हो सकते, क्योंकि जनता ने मैंडेट 5 वर्ष का दिया है। तो 100 दिन में हम ये आंकलन नहीं कर सकते कि सरकार ने अच्छा किया या बुरा किया जी। लेकिन सरकार की दिशा को देख करके हम अनुमान लगा सकते हैं कि सरकार किस दिशा में जा रही है और 5 वर्ष में ये सरकार क्या अचीव कर पाएगी। हम लोगों ने इन 100 दिनों में जनता के इस विश्वास को बहाल करने का प्रयास किया और प्रदेश के अंदर एक नई कार्य संस्कृति को भी जन्म देने का प्रयास किया है। मेरा एक बड़ा छोटा सा सवाल है आपसे, और सवाल ये है कि महंत गोरखनाथ मंदिर के महंत योगी जी की जिंदगी में कितना बदलाव आ गया 111 दिन में मुख्यमंत्री बनने के बाद? देखिए, मैं उससे पहले 19 मार्च के पहले जो योगी था वही आज भी हूं। बदलाव कुछ भी नहीं हुआ है। हाँ, बदलाव एक हुआ है कि पहले एक ज्यादा स्वतंत्रता थी, व्यक्ति अपने अनुसार कार्यक्रम तय कर सकता था। हम लोग अपने अनुसार अपनी व्यवस्था को आगे बढ़ा सकते थे। हम लोगों के पास एक सीमित क्षेत्र था, उस क्षेत्र में अपने कार्यक्रमों को करते थे। लोक कल्याणकारी कार्यक्रम होते थे, रचनात्मक कार्यक्रम होते थे, अपने धार्मिक कार्यक्रम होते थे। उससे एक बड़ी क्षेत्र में कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ है। वेज काम करता था तो लखनऊ तो गोरखपुर और दिल्ली के बीच में पड़ता है। तो आप बीच में आ गए हैं क्या? इसलिए मैं बीच में हूँ तो मुझे मैं आपसे ये सवाल पूछ रही हूँ कि आप बीच में आ गए हैं क्या? मतलब दिल्ली का रास्ता तय है यहाँ से? नहीं, मैंने कहा ना, मैं दिल्ली और गोरखपुर के बीच में हूँ, तो दिल्ली से मुझे लखनऊ भेजा गया है, तो मैं बीच में आकर के उस संतुलन कर रहा हूँ। लोग ये कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा तो बदलाव योगी जी में आया है। कहाँ के योगी जी फायर ब्रांड नेता, क्या बोली, क्या ठसक, और आजकल सबका साथ सबका विकास वाली बात कर रहे हैं। आपकी वेशभूषा सिर्फ जो है वो नहीं बदली और बाकी आपके बोल वचन सब बदल गए। ऐसा नहीं है? क्या हमारी कार्य पद्धति से आपको लगता है कि हम बदले हैं क्या? आप थोड़े संभल के बोलते हैं, जैसे पहले फर्राटेदार जो आया बोले, पिछले 15 वो वाली बात नहीं है। पिछले 15 वर्षों में किसी सरकार ने प्रदेश के अंदर अवैध बूचड़खानों में लगाम लगाने का प्रयास किया क्या?
ये कोई योगी लगा सकता है ना। जी बिल्कुल एंटी बिल्कुल। रोमियो स्क्वाड का गठन किसी ने किया? हाँ बिल्कुल। एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स का गठन किसी ने किया? हम लोगों ने किया। लेकिन 100 दिन में धीरे से बदल, वो तो आपके पहले दिन की फहरिस्त, पहले हफ्ते की फहरिस्त थी वो सब। अब ये 100 दिन की मैं फहरिस्त पूछ रही हूँ। ये उस 100 दिन के अंदर ही नहीं, मैं कहता हूँ 111 दिन के अंदर कहा, आज मुझे 111 दिन हो रहा है। बोल वचन तो बदल गए। आप देखिए उस समय आप लोग रोमियो स्क्वाड की बात कर रहे थे, अब रोमियो स्क्वाड जिला स्तर का बन गया। कहाँ उस समय तो शासक का स्तर था। उसको हम लोगों ने लागू किया है, सफलतापूर्वक लागू किया है। और अभी जिन भूमाफियाओं ने सत्ता के संरक्षण में सरकारी जमीनों पर, सार्वजनिक जमीनों पर कब्जा किया हुआ है, उनके खिलाफ जब बृहद अभियान चलेगा पूरे प्रदेश के अंदर, तो आप देखेंगे एक भूचाल सा आ जाएगा पूरे प्रदेश में। जो आप प्रशासन जो आप दिखाना या चलाना चाह रहे हो, वो जिला स्तर तक अभी तक उस तरीके से नहीं पहुंच पाया है, और जिसके कारण आपके जो जनप्रतिनिधि हैं, एमएलए हैं, एमएलसीज हैं, वो बड़े थोड़े डरे सहमे होते हैं, क्योंकि अफसर शाही जो है उसका डायरेक्ट आपके साथ कनेक्शन है। एक पीएमओ, एक सीएमओ, वहां पर पीएमओ है, यहाँ पर सीएमओ है, तो डायरेक्ट अफसर आपके टच में है, वो उनकी बात ही नहीं सुनते। बेचारे जनप्रतिनिधि कितने साल उन्होंने स्ट्रगल किया, इतनी मेहनत की, पार्टी का झंडा उठा के चले, अब वो बेचारे एमएलए बने हैं, उनकी कोई सुनवाई नहीं है। ऐसा नहीं है, हर एक की सुनवाई है। हाँ। मैं स्वयं सप्ताह में 2 दिन एमएलए से मिलता हूं, 1 दिन एमपी से मिलता हूं। जब मेरी जनप्रतिनिधियों से सीधे संवाद है और जनप्रतिनिधि अगर किसी भी विकास की योजना को लेकर के, लोक कल्याणकारी योजना को लेकर के शासन और प्रशासन किसी के पास भी जाएंगे, तो आप आश्चर्य करेंगे, इन 100 दिनों में उत्तर प्रदेश की सरकार ने 11 लाख से अधिक मामलों में सुनवाई की है, और इसमें 10 लाख से अधिक मामलों का निस्तारण भी हुआ है। 1 लाख मामले जो 100 दिन के बाद बचे हुए थे, कल उसकी पूरे प्रदेश के अंदर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग किया हूं और सबकी जवाबदेही तय भी किया हूं। ये जवाबदेही की सरकार है। लेकिन योगी जी, तो फिर आपके यहाँ के एक मंत्री को धरने पर बैठने की या ये कहने की कि हम अनशन करेंगे, इस तरीके की जरूरत क्यों पड़ी? आपके वो सहयोगी है राजभर जी। हमने पूछा उनको, मैंने बुलाया जी, मैंने कहा भी क्या मामला है आपका, और बुलाया, उनकी बातों को हमने पूछा। हमने कहा अपनी बातें बताइए, क्या आपकी समस्या, आपको डीएम के खिलाफ धरने पे आपको क्यों बैठना पड़ेगा, भाई बताइए ना। हाँ। उनके जो मामले थे बहुत छोटे छोटे थे। उन्होंने तहसील स्तर पर उनके किसी एक पदाधिकारी ने कोई समस्या दी थी, पूछा गया था एसडीएम से, पूछा गया लेखपाल से, जिस लेखपाल के स्तर पर लापरवाही बरती गई थी उसके खिलाफ पहले ही कार्रवाई हो चुकी थी। एक दूसरे मामले में एक एसडीएम के स्तर पर लापरवाही हुई थी, उसके खिलाफ भी कार्रवाई हो चुकी थी। तो मैंने उनको बताया जब कार्रवाई हो चुकी तो इसके बाद क्या मतलब है इन सब चीजों का। आपके मंत्री लोग सब आपके चाबुक से डरे हुए बेचारे, सब कह रहे अब हम लोगों के पास यही रास्ता है कि अनशन करो, धरना करो, ऐसे ही करके अपनी बात को सामने रखो। ऐसा कहीं कुछ नहीं है। हर मंत्री मेहनत कर रहा है, अपने अपने विभाग में बहुत अच्छा करने का प्रयास कर रहा है, परिणाम आएंगे और मैं मानता हूं कि यह एक अच्छी सरकार साबित होगी, प्रदेश को, उत्तर प्रदेश को सर्वोत्तम प्रदेश बनाने में सफल होगी। एक यहाँ पर सीएमओ है, एक आपका मंदिर में है गोरखपुर में, यही 2 जगह पर अगर कोई फरियाद लेके जाए तो उसकी सुनवाई होती है। 22 करोड़ की जनता और कहाँ जाएगी? कितने लोग आपकी ये 2 जगह पे जा सकते हैं? हमने ये व्यवस्था हर जिले में कर दी है। हर जिले में हर अधिकारी 9 बजे से 11 बजे तक जन सुनवाई करता है। हर मंत्री सोमवार के दिन जन सुनवाई अपने अपने कार्यालय में बैठ के करता है। मैं स्वयं प्रतिदिन 9 बजे से लेकर 11 बजे तक जन सुनवाई में बैठता हूं। सप्ताह में 2 दिन माननीय विधायकों से मिलता हूं, 1 दिन माननीय सांसदों से मिलता हूं। हम लोगों ने ब्लॉक दिवस, सप्ताह में 1 दिन ब्लॉक का वीडियो के नेतृत्व में पूरी टीम ब्लॉक में बैठ करके जन सुनवाई करेगी और 3 दिन के अंदर उन समस्याओं का समाधान करेगी। महीने में 2 दिन थाना दिवस, थाना दिवस के दिन थाना के अंतर्गत आने वाले सभी लेखपाल थाने में रहेंगे, थाने में रह करके जन सुनवाई करेंगे और उन समस्याओं का समाधान 3 दिन के अंदर करेंगे।
महीने में 2 दिन तहसील दिवस, संपूर्ण समाधान दिवस के रूप में हम लोगों ने उसको बदला है। और जो भी समस्याएं वहां आएंगी, किसी भी उससे जुड़ी हुई, उसका समाधान 3 दिन के अंदर उनको करके दिखाना लेकिन होगा। आपकी सोच तो अच्छी है योगी, सोच नहीं, ये इसको हम लोगों ने इम्प्लीमेंट भी किया लेकिन इम्प्लीमेंटेशन में कुछ है ना। प्रॉब्लम आ रही है। कोई प्रॉब्लम, देखिए जहां कभी कार्य 15 वर्षों के अंदर हुआ ही नहीं है, उस जंग को छुड़ाने में थोड़ा समय तो लगेगा। मतलब और इसीलिए हम लोगों ने कह दिया है कि हमारी स्पीड तय है, जो लोग कार्य कर सकते हैं वो चलें, नहीं कर सकते हैं तो 50 साल की उम्र हमने तय कर दी है रिटायरमेंट की, क्योंकि हम लोगों ने तय कर दी क्या है। है ये 50 साल? मैंने कल ही आदेश आया है कि 50 साल, तो क्या 50 साल से के जो हो गए, जो भी ऑफिसर हो गए, ये क्या इनको रिटायर कर दिया जाएगा? कंपलसरी रिटायरमेंट है इनका होगा क्या? जो कार्य नहीं कर सकता है, विकास के प्रति, जन सुनवाई के प्रति जिसके अंदर रुचि नहीं है, जो अपनी स्पीड को नहीं बढ़ा पा रहा है, सरकार को अधिकार है 50 साल के बाद उसकी सर्विस को रिव्यू करें, देखें उसके बारे में। और तो इसका पैमाना क्या होगा योगी? क्योंकि एक बहुत बड़ा तबका होगा जिसको आपके धमका रहे हैं कि आप काम कीजिए नहीं तो हम आपको रिटायर कर देंगे। धमका नहीं रहे हैं, इस सलाह दे रहे हैं प्रदेश के हित में, 22 करोड़ जनता के हित में एक सलाह है, आप इसके अनुसार चलिए। पिछले 12-15 वर्षों की जंग को हटा दीजिए, पिछले 12-15 वर्षों के अंदर जो कुछ हुआ है उसको भूल जाइए। अब प्रदेश के अंदर एक नई कार्य संस्कृति के साथ हम आगे बढ़ना चाहते हैं। आप बढ़ेंगे, स्वागत होगा, नहीं बढ़ेंगे तो ये दूसरा ऑप्शन हमारे सामने है। और हमने उसके लिए अपने पैमाने तय कर लिए हैं। कोई अगर ये गलत फहमी में है कि सीआर को इसका आधार बनाया जाएगा, तो नहीं। मतलब सीआर नहीं मायने रखता है? सीआर मायने नहीं रखेगा, इसमें बहुत कुछ मायने रखेगा, उसकी कार्य पद्धति को, उसके कार्य प्रणाली। सरकारी अधिकारी के लिए सीआर सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। और आप उस पर सीआर पिछले 12-15 वर्षों में सीआर का पैमाना क्या हो गया था, यह हर व्यक्ति जानता है। इसलिए सीआर ही हर चीज के लिए पैमाना नहीं हो सकता। तो आपका पैमाना क्या होगा? हमारा पैमाना पब्लिक होगी, पब्लिक रिस्पांस होगा, पब्लिक फीडिंग होगी। हाँ। और हम उस आधार पर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने जा रहे हैं। मतलब ये आप बहुत बड़ी खबर दे रहे हैं कि अगर उत्तर प्रदेश में अगर 50 साल का कोई हो गया और वो आपके हिसाब से नहीं चला तो उसको आप मेरे हिसाब से नहीं, कर देंगे। सरकार के अनुसार उसको आगे बढ़ाना होगा, लोक कल्याणकारी अभियान के साथ जुड़ना होगा, विकास के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाना होगा, अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से निर्वहन करना होगा। जबरदस्ती रिटायरमेंट मैं कर सकता हूं, अगर वह व्यक्ति कार्य नहीं कर सकता है, व्यवस्था के लिए जो लोग जंग बन चुके हैं, बोझा बन चुके हैं, उनका जबरदस्ती रिटायरमेंट होना आवश्यक है। और ये जो लिस्ट आपने मंगाई है, ये आपके पास कब तक आ जाएगी? क्योंकि कल ही शायद चीफ सेक्रेटरी का एक आदेश आया है कि ऐसी लिस्ट निकाली जाए। ये बहुत शीघ्र आ जाएगी, आप चिंता मत करिए, जब वो कार्रवाई शुरू होगी तभी आपके पास समाचार आएगा। तो यूपी के अधिकारियों की नींद गायब हो जाएगी, ये मैं कह दूं? ऐसा नहीं, अधिकारी अच्छा काम कर रहे हैं। सबके ऊपर आपने कहा कि सबके ऊपर आपने 100 दिन के अंदर हमें कहते हैं कि 10 लाख शिकायतों और 10 लाख से अधिक जन शिकायतों का निस्तारण करके ईमानदारी के साथ प्रयास करना एक नई कार्य संस्कृति को प्रदर्शित करता है। और यह इस दौरान हुआ है, ये बताता है अधिकारी अच्छा काम करने का प्रयास कर रहे हैं। लीडरशिप अच्छी होगी तो बाकी लोग अपने आप कार्य करना प्रारंभ करेंगे। और मुझे प्रसन्नता है कि अधिकतर शासन प्रशासन में बैठे हुए अधिकारियों ने, कर्मचारियों ने अच्छा प्रयास किया है और सरकार के हर अभियान को में बढ़ चढ़ करके भाग लेकर के उसको सफलता पहुंचाने में अपना योगदान दिया है। फिर भी कुछ लोग होते हैं जो कहीं ना कहीं किसी अच्छे कार्य में विघ्न बाधा पैदा करते हैं, तो उनके लिए हमने अच्छा एक बात बताइए कि जिसके सजा के लिए तो जो आपके जिसने कार्य नहीं किया उसके लिए तो आपने पैमाना तय कर दिया कि उसको रिटायर दे देंगे, उसकी सजा होगी, और जिसने अच्छा काम किया उसको क्या करेंगे? उसको भी हम लोग सम्मानित करेंगे। सम्मानित करेंगे? क्यों नहीं करेंगे, एकदम सम्मानित करने जा रहे हैं उसको हम लोग। अच्छा योगी जी आप भी जानते हैं कि सरकार में घोड़ा और खच्चर दोनों एक होते हैं, तो आप कैसे ये करेंगे, डिस्कर्न कैसे करेंगे? हमारे अधिकारी न घोड़ा है न खच्चर हैं, वे अच्छे इंसान हैं और प्रदेश की
जो ब्यूरोक्रेसी रही है उत्तर प्रदेश की, एक समय में देश के टॉप की ब्यूरोक्रेसी में इसका स्थान रहा है। हमें चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश का ब्यूरोक्रेसी एक बार पुनः देश के अंदर नेतृत्व दे। तो क्या आपको लगता है कि जो पुरानी सरकारें थी उसने उत्तर प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी को खत्म कर दिया था, घुन लगा दिया था? व्यक्ति और परिवार के लिए यहाँ की संस्थाओं को नष्ट किया गया है। ये जो पाप सपा और बसपा ने किया है, इसके लिए इन्हें कभी क्षमा नहीं करना चाहिए। तो वो आपके पास, लेकिन सरकारी अफसर जो है, अधिकारी है, वो तो किसी न किसी टाइम में किसी न किसी सरकार के साथ काम किया होगा। मैं तो ये नहीं, क्या ये मान लिया जाए कि ये पैमाना नहीं, ये पैमाना नहीं, किसके साथ उनमें घुन लगा हुआ है, किसने काम किया है, किसके साथ किया, ये मैं मायने नहीं रखता। महत्वपूर्ण यह है कि उसकी इंटीग्रिटी व्यवस्था के प्रति और जनता के प्रति क्या रही है, अच्छी रही है, अच्छे ढंग से काम कर रहा है। हम लोग सबको थोड़े बदले हैं, वही तो लोग हैं, लेकिन जिन्होंने अच्छा काम किया है वे आगे बढ़ रहे हैं। जिनका काम बुरा था, जिनका परसेप्शन खराब था, जिनके बारे में बैड फिटिंग थी, जिनके बारे में पब्लिक परसेप्शन अच्छा नहीं था, वो सब तमाम लोगों को आपने जब आए तभी आपने अपॉइंट भी किया और फिर 2 महीने में तमाम लोगों को आपने ट्रांसफर भी किया। तो इसको क्या माना जाए कि जिन लोगों को आपने ट्रांसफर किया वो आपके पैमाने पर नहीं, मेरे पैमाने पे नहीं। देखिए, बहुत बार होता है कि इस अधिकारी की रुचि और उस अधिकारी को हम फलानी जगह नियुक्त करेंगे तो बेटर परफॉर्मेंस कर सकता है। उस बेटर परफॉर्मेंस के लिए हम लोगों ने बदला भी है, लोगों को जिम्मेदारी भी दी है और उनको इस बात के लिए भी कहा है कि भाई आपको इसलिए नहीं बदला जा रहा कि आपका डिमोशन या प्रमोशन है, इसलिए कि हम चाहते हैं कि कुछ आप अच्छा कर सकें, बेहतर कर सकें। उस बेहतरी के लिए कार्य किए जा रहे हैं। किसी को सजा देने के लिए या किसी को सम्मान देने की अभी ये प्रक्रिया प्रारंभ नहीं हुई है। अभी तो हमें बेहतर रिजल्ट चाहिए और उस दिशा में एक प्रयास प्रारंभ हो। एक काम तो आपने बड़ा जबरदस्त किया और जिसके लिए आपकी पूरी देश में तारीफ हो रही है। किसानों से जो आपने गेहूं खरीदा और जिस तरीके से खरीदा, उसके ऊपर सारे और प्रदेशों की सरकार और उसके मुख्यमंत्रियों की नजर है कि ये कैसे हो गया इतना बड़ा काम और किसान भी बहुत खुश हैं। आपने किसानों के कर्ज माफी की भी बात की, लेकिन अब किसान इस बात के लिए परेशान है कि कैसे होगा, क्या होगा, कैसे होगा। आपका बजट आने वाला है, कैसे होगा? आपने कहा था सब बैंकों ने नोटिस दे दिया कि किसान की बैंक अभी रुके, बजट तक रुके, तो कैसे होगा? हम लोगों ने बैंकर्स की बैठक यहाँ पे की थी, स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी की बैठक हम लोगों ने यहाँ से स्वयं ली थी और सभी बैंकर्स को इस बारे में कह दिया गया है कि किसी भी किसान को, जो लघु और सीमांत किसान हैं प्रदेश के अंदर, जिनको जो इस ऋण माफी की योजना के अंतर्गत आ रहे हैं, उनके यहाँ कोई नोटिस नहीं भेजेगा। 11 जुलाई से हमारा बजट सत्र प्रारंभ हो रहा है। 11 जुलाई के बाद बजट पास होते ही हम लोग उतनी धनराशि संबंधित बैंकों को उपलब्ध करवा देंगे। ये जो भी लेट हुई है यह बैंकों के द्वारा सूची भेजने में की गई लेट है, अन्यथा हम अपना बजट सत्र जून में भी कर सकते थे। और इस सत्र को पूरा करने, बजट सत्र के बाद हम लोग तो हर तहसील और हर विधानसभा स्तर पर किसानों के पास जाके उसका सर्टिफिकेट उसके हाथों में देंगे, लीजिए आपका ये फसली ऋण माफ हुआ है। हम ये काम करने जा रहे हैं। हमने जो कहा है वह केवल ऐसा नहीं कि हमने केवल घोषणा कर देंगे, करेंगे नहीं। लेकिन आप पैसा कहाँ से लाएंगे? आपको आरबीआई, आपने कहा था आरबीआई का बॉन्ड, आप बॉन्ड स्टेट बॉन्ड लॉन्च करेंगे, कोई बॉन्ड हम नहीं देने जा रहे हैं। ने आपको मना कर दिया। आपने जिस दिन कहा कि ये सही है, हमने बॉन्ड की बात ही नहीं की। हाँ, हमने केंद्र सरकार से भी पैसा नहीं मांगा। प्रदेश सरकार अपने रिसोर्सेज से पैसा पैदा करेगी। प्रदेश सरकार प्रदेश की जनता पर कोई टैक्स नहीं लगाने जा रही है। प्रदेश की सरकार प्रदेश के अंदर फिजूल खर्ची को रोक करके पैसा बचाएगी और किसानों के ऋण को माफ करने जा रही है। हम लोग इस कार्य को, घोषणा हम लोगों ने की है, हमारे चुनावी घोषणा पत्र में था, हम उसके अनुसार कार्य करने जा रहे हैं। पैसा बहुत बड़ा है, 36,000 करोड़ के ये है। 36,000 करोड़ कम पैसा नहीं होता है। आखिर एक योगी यहाँ क्यों आया है? यही तो करने के लिए आया। ये हम करेंगे और बजट जो कि पास होने जा रहा है, मैं सारी बातें यहाँ बता दूंगा तो सारी चीजें लीक हो जाएंगे। पर योगी का अर्थशास्त्र जो है वो क्या है, ये तो पता करना चाहिए ना। और इसीलिए कह रहे हैं ना, अर्थशास्त्र में बजट प्रस्तुत हो जाएगा
उस दिन आपके सामने आ तो जाएगा। बताया कि कोई टैक्स नहीं लगेगा यूपी में, मैंने वो भी कहा। तो ये तो बड़ी खबर है उत्तर प्रदेश वासियों के लिए कि उनके ऊपर अब कोई एक्स्ट्रा टैक्स नहीं लगने वाला है। कोई टैक्स नहीं लगने वाला है। टैक्स कम करने वाले हमने फिजूल खर्ची पे बहुत मजबूती के साथ लगाम लगाई है। पहली बार हो रहा है जब कोई नई सरकार गठित हो रही है, मंत्रियों को आवास आवंटित हुए, एक भी मंत्री ने एक भी पैसा अपने आवास या अपने लिए स्वयं खर्च नहीं किया है। अन्य तमाम कार्यक्रमों में भी मंत्रियों ने पैसा बचाया है। मंत्रियों ने अन्य दृष्टियों से भी और सरकार ने भी पैसे की बचत की, और मैं कह सकता हूं कि हम लोग प्रदेश के रिसोर्सेज से ही पैसा देंगे। हम बजट के माध्यम से विकास की योजनाओं पर आंच नहीं आने देंगे, प्रदेश की जनता पर टैक्स नहीं लगने देंगे, लेकिन तब भी किसानों की फसली ऋण को माफ करेंगे। ये हमने कह दिया, ये होगा। लॉ एंड ऑर्डर किसी भी मुख्यमंत्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है, और वहां पे देखा गया कि आपने तमाम अधिकारियों को बहुत जल्दी जल्दी बदला भी है। तो क्या वो रायबरेली में 5 लोगों को जिंदा जला दिया गया, या बिजनौर में जैसे हुआ, या दरोगा का सिर काट के ले गए, मतलब ये तो पहली बार ऐसे जेवर की घटना, ये तमाम घटनाएं ऐसी हैं जब सामने आती है तो लगता है कि क्या उत्तर प्रदेश में बदलाव नहीं हुआ? देखिए, बदलाव हुआ है। इन 111 दिन में प्रदेश के अंदर एक भी दंगा नहीं हुआ है। एक दूसरा, सहारनपुर प्रदेश, देखिए, वो एक जातीय संघर्ष बढ़ाने का प्रयास हुआ था और प्रदेश की पुलिस ने ही उसको कंट्रोल किया और निष्पक्ष कार्रवाई करके ऐसे तत्वों के खिलाफ एक स्पष्ट संदेश भी दे दिया। क्या आपके एमपी ने भड़काया था? है? आपके एमपी ने वहां भड़काया था? एमपी का उसमें कोई रोल नहीं था। ये गलत तरीके से थे। एमपी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की शोभा यात्रा को लेकर के गए थे, वो मामला दूसरा था, दूसरा मामला दूसरा था। संघर्ष वह कुछ ज्यादा उस समय हो गया था जब मायावती जी का वहां जाना हुआ, और इसके लिए संबंधित जिला प्रशासन के खिलाफ कार्रवाई भी हुई। प्रदेश सरकार ने अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की है, आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की है, तो प्रशासन ने लापरवाही बरती है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की है। और ये कार्रवाई हमने स्पष्ट कर दिया, जहां भी इस प्रकार की लापरवाही बरती गई वहां पर हम लोगों ने कार्रवाई की है। पहली बार हुआ है जब अवैध खनन प्रदेश के अंदर रुका है, पहली बार हुआ है जब अवैध वन कटान प्रदेश के अंदर रुका है, पहली बार हुआ है जब प्रदेश के अंदर अवैध तस्करी रुकी है, पहली बार हुआ है जब भूमाफियाओं के खिलाफ एक सख्त कार्रवाई होने जा रही है, पहली बार हुआ है जब प्रदेश के अंदर संगठित माफिया गिरोहों पर शिकंजा कसने की कार्रवाई पुलिस ने प्रारंभ की है। तो इन सब अवैध गतिविधियों में लिप्त जो राजनीतिक संरक्षण प्राप्त हुए अपराधी जब आज खाली हुए हैं तो कहीं न कहीं कुछ न कुछ तो पहले करेंगे, लेकिन ये उनकी अंतिम यात्रा है। और मैं कह सकता हूं कि हमेशा के लिए हम प्रदेश को अपराध से मुक्त कर देंगे। आप देखना कुछ दिनों के अंदर बहुत अच्छे परिणाम आने वाले हैं। एक चीज जो हमेशा और खास करके जो माइनॉरिटीज हैं वो योगी जी डरे रहते हैं कि कब दंगा ना हो जाए। एक जगह मोदी जी आ गए, दूसरी जगह योगी जी आ गए, वो बड़े डरे सहमे हुए हैं। तो क्या विश्वास का माहौल आप कैसे पैदा देखिए, हम लोगों ने विश्वास का माहौल पैदा किया है। अगर कोई छेड़ेगा नहीं तो उसको कोई, मुझे लगता है कि कहीं भी उसके साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। हमने पहले ही कहा, ये सरकार 22 करोड़ लोगों की है, सरकार विकास सबका करेगी, जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सबको पहुंचाएगी, लेकिन तुष्टिकरण किसी का नहीं करेगी। मुझे लगता है कि अगर अगला पक्ष दंगा नहीं करेगा तो मुझे लगता है बहुसंख्यक समाज भी दंगा नहीं करेगा, और कोई दंगा नहीं करेगा तो शांति और सौहार्द में हर व्यक्ति जीना चाहता है। मैं सुरक्षा की गारंटी प्रदेश के हर नागरिक को दे सकता हूं, लेकिन हां, कोई दंगा करने का प्रयास करेगा, कानून को हाथ में लेने का प्रयास करेगा, तो प्रशासन सख्ती के साथ निपटने का कार्य भी करेगा। यह भी तय है, हमने किया है। यही लाइन तो सबसे ज्यादा लोग डर जाते हैं ना, माइनॉरिटी इसी पर डरी हुई कि कोई दंगा नहीं करेगा, मेजॉरिटी, मतलब कहीं आप कोई छेड़ेगा नहीं, तो मेजॉरिटी मान के चलते। मेजॉरिटी और माइनॉरिटी का मतलब नहीं, जो भी कानून को हाथ में लेगा वहां पर कानून अपना कार्य करना प्रारंभ कर देगा। इसलिए ये सलाह है कि वे लोग जो भी शासन ने नियम बनाए हैं, तय किए हैं, जो भी व्यवस्थाएं बनी हुई हैं, उसका वे पालन करें, कानून का सम्मान करें, कानून उनका सम्मान करेगा।
आते ही अयोध्या में इतनी हलचल शुरू हो गई है, हर दिन पत्थर आ रहे हैं। तारीख भी बता दीजिए, जब सब कुछ अपनी जामा पहनाया ही जा रहा है तो तारीख भी बता दीजिए। अयोध्या में पत्थर आज से आ रहे हैं, अगर वहां पत्थर आ रहे हैं किसी को आपत्ति क्यों होनी चाहिए? कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अयोध्या में अयोध्या की पहचान क्या है, उसका सम्मान अगर सभी पक्ष रख दें तो फिर आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बहुत बड़ी मिसाल हम लोग रखते हैं। आपकी हिंदू युवा वाहिनी आपकी बात को मानेगी ही पूरी तरह से? हर एक बात मानेंगे, और नहीं मानेंगे तो कानून तो है फिर। तो ये बनी क्यों थी योगी जी? एक कालखंड हुआ था जब भारत और नेपाल की सीमा देश की सबसे संवेदनशील सीमा बन गई थी जी। शासन और प्रशासन जब पंगु हो चुका था, कार्य करने को तैयार नहीं था, तो क्या मैं हाथ पे हाथ धरे रहे बैठे हूं? ये मेरी जिम्मेदारी थी कि कोई मेरी राष्ट्रीयता को, हमारी मातृभूमि को छेड़ने का प्रयास करेगा। प्रदेश और केंद्र दोनों सरकारें उन गतिविधियों में वोट बैंक के नाते मौन बनी हुई थी, तो हम लोगों ने फिर अपना संगठन खड़ा करके भारत और नेपाल की सीमा में बेहतर कार्य किया है। और जब भी भारत की राष्ट्रीयता को कोई छेड़ने का प्रयास करेगा, जब भी हमारी एकता और अखंडता में सेंध लगाने का प्रयास करेगा, मुझे लगता है किसी भी व्यक्ति को चैन से नहीं बैठना चाहिए, सख्ती के साथ इसके खिलाफ लड़ने की तैयारी करनी चाहिए। और हम लोग उस अभियान के हिस्से रहे हैं। आने वाले समय में उन भावनाओं को आहत न करना पड़े, सीमावर्ती क्षेत्र में हर व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके और कोई भी राष्ट्र विरोधी गतिविधियां, कोई भी समाज विरोधी गतिविधियां वहां पनपने न पाए, इसकी पूरी तैयारी। तो क्या अब ये मान लिया जाए कि आपकी युवा वाहिनी जो है, अब चूंकि अभी तो बॉर्डर सुरक्षित है, मोदी जी हैं, उनकी धमक है, सब कुछ है, तो आप यहाँ पे हैं तो बॉर्डर सुरक्षित है, तो डिसबैंड हो जाएगी, उसको बंद कर दिया जाएगा आपकी युवा वाहिनी को? लगभग मान लिया जाए उस समाज उस रचनात्मक कार्यों के साथ उनको जोड़ना चाहिए, स्वच्छता अभियान के साथ जुड़ना चाहिए, वृक्षारोपण के अभियान के साथ जुड़ना चाहिए, स्कूल चलो अभियान के साथ जुड़ना चाहिए। बहुत बड़ा फील्ड है सेवा का, बहुत बड़ा फील्ड है उस सेवा के क्षेत्र में। जिसने गन उठाया उसको आप कह रहे हैं कि जल के वृक्षारोपण करो, बेचारे कैसे करेंगे बताइए आप? मुझे एक बात बताइए, हनुमान जी के हाथ में गदा भी थी और हनुमान जी के हाथ में भक्ति का वो भी था। हनुमान जी से बड़ा भक्त कोई हुआ है? और बजरंग बली की गदा के प्रहार को कोई झेल पाया है? तो ये माना जाए भक्ति और शक्ति का संगम हमेशा हुआ है, और मुझे लगता है कि उस रचनात्मक अभियान के साथ सबको आगे बढ़ना है। एक दौर था जब आप पर तमाम, खास करके प्रदेश की जो सरकार थी उसका बहुत आपके ऊपर कड़ा रुख था। एक तरफ तो प्रशासन था जिसका डंडा आपके या युवा वाहिनी के ऊपर चल रहा था, दूसरी तरफ बीजेपी के भी लोग थे जो आपको सपोर्ट नहीं कर रहे थे उस वक्त। मुझे याद है वो पार्लियामेंट का सीन मेरे पास है वो। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि योगी, उस समय के योगी क्या सोचते थे और आज के योगी क्या सोचते हैं? हाँ, हम यही सोचते हैं कि प्रदेश में हर व्यक्ति को सुरक्षित रहने का अधिकार है। सत्ता में बैठ करके आप भेदभाव करेंगे, लूटपाट और अराजकता करने वाले, फैलाने वाले, गुंडागर्दी करने वाले तत्वों को प्रश्रय देंगे, ये स्वीकार्य नहीं होना चाहिए। और उस समय भी हमारी लड़ाई यही थी। हर व्यक्ति को सुरक्षित रहने का अधिकार है। दुर्भाग्य है पिछली सरकारों ने शरारतपूर्ण तरीके से प्रदेश का राजनीतिक अपराधीकरण किया है और सार्वजनिक जीवन में जिस प्रकार की कलुषता घोलने का इन्होंने प्रयास किया था, प्रदेश की जनता ने अंततः उनको उसका फल दिया है। लेकिन आप उस वक्त के जो मुख्यमंत्री थे मुलायम सिंह जी, उन पे तो आपके बड़े, मतलब जिसे कह सकते हैं, आपने लगता है उनको माफ कर दिया। आपने अपने लिए मर्सिडीज नहीं ली और उनकी मर्सिडीज रहने दी। देखिए, हम लोग पैदल चलने वाले लोग हैं, ये बहुत बस नहीं रखते हैं। प्रदेश जब आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा हो, अकेले प्रदेश में इस वर्ष लगभग 66,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ा है, तब हम लोग मर्सिडीज खरीदें, तब हम लोग फिजूल खर्ची करें, कि 22 करोड़ जनता के साथ अन्याय होगा। और मुझे लगता है
हम जैसे लोगों को इस प्रकार की व्यवस्था को, इस प्रकार की गलत उसको प्रवृत्ति को नहीं बढ़ावा देना चाहिए। और हम लोगों ने रोका, आगे भी रोकेंगे। इस सब छोटी छोटी चीजों पर ये तो कहा जा रहा है ना कि आप मुलायम, योगी जी जो है वो मुलायम पर मुलायम है, उनकी गाड़ी घोड़ा मर्सिडीज सब रहने दिया, और बेटे अखिलेश के खिलाफ आपने सीबीआई जांच शुरू करा दी, गोमती फ्रंट पे या आजम खान के खिलाफ। मैंने किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई भी जांच नहीं करवाई है, लेकिन जिसने प्रदेश को लूटा है, नोचा है, मुझे लगता है कि उसको छोड़ा भी नहीं जाना चाहिए, कतई नहीं छोड़ा जाना चाहिए। किसी व्यक्ति को यह अधिकार नहीं होना चाहिए कि किसी पद पर पहुंच करके उसका दुरुपयोग करे। मैं एक मुख्यमंत्री हूं, मुझे अधिकार नहीं होना चाहिए, मैं इस स्टेट का मालिक नहीं हूं, मैं केवल एक कस्टोडियन हो सकता हूं, मैं मालिक नहीं हो सकता हूं। तो उसमें ये बदला लेना नहीं होगा क्या? ये बदला नहीं, बदला तब होता है जब बेवजह किसी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करे। हमने तो कहा है कि हम प्रदेश की संस्थाओं से नहीं कराते, भाई आप चले जाइए किसी से करवा दीजिए। गोमती रिवर फ्रंट में क्या हुआ? पीपीआर 160 करोड़ का है, पीपीआर और डीपीआर में कितना गैप होगा? 660 करोड़ का बन गया डीपीआर, 160 से बढ़ के 660, और 24 परियोजनाएं पूर्ण होनी थी 660 करोड़ में। योजनाएं जनवरी 15 से जनवरी 17 तक पूर्ण होनी थी। मार्च 17 में हम लोग सत्ता में आए, मैं मौके पे गया, तब तक 1437 करोड़ खर्च हो चुके थे और केवल 8 छोटी परियोजनाएं पूर्ण हुई थी, 8 अधूरी थी और 8 को टच ही नहीं किया गया। ये है विकास। बुनियादी सुविधाओं से जनता परेशान है। उस प्रदेश में आप एक परियोजना के नाम पर कितना लूट करेंगे? अखिलेश जी ने आपको चैलेंज किया, 2 साल में मैंने एक्सप्रेसवे बना के दिखाया, योगी जी बना के दिखाए। तो एक्सप्रेसवे यही कारण है ना, तो आज तक चल नहीं पाया है। सर्विस लेन आज तक नहीं बना पाए हैं, वहां पर बुनियादी सुविधाएं नहीं दे पाए हैं। और आश्चर्य करेंगे कि आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे में अखिलेश यादव के गांव के पास सर्वाधिक लूट भी हो रही है। यानी वह एक्सप्रेसवे देश का सबसे असुरक्षित वे बन चुका है। पूर्वांचल एक्सप्रेस आप कितने दिन में बनवाएंगे? देखिए, हमने अभी तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे तो उन्होंने केवल एक घोषणा कर दी, हम लोग बनाएंगे। अभी तो लैंड एक्विजिशन की कार्रवाई हमारी चल रही है, हम उसको कार्य प्रारंभ करेंगे। हम बुंदेलखंड में भी एक एक्सप्रेसवे देने जा रहे हैं। हम लोग विकास की जो बुनियादी ढांचागत विकास है प्रदेश का, उसके लिए हम लोगों ने एक अपना रोड मैप आपने रास्ता मोड़ दिया, बनारस और अयोध्या से पास करा रहे हैं। नहीं, हम देखिए, वह लखनऊ से बलिया जाएगा, इसी में अयोध्या भी जाएगा, काशी भी जाएगा, गोरखपुर भी जाएगा। पूरा भ्रमण होगा यूपी का? भ्रमण नहीं होगा, एक्सप्रेसवे तो अपना पूरा जाएगा, लेकिन इन तीनों को भी हम लोग बीच में। अच्छा, ये बताइए योगी जी कि चुनाव आप कहां से लड़ रहे हैं? चुनाव लड़ेंगे कि एमएलसी बनेंगे, ये बता दीजिए। पार्टी मुझे जहां से कह देगी मैं वहां से चुनाव लड़ूंगा। पार्टी क्या कहेगी? आप कहेंगे कि मैं यहां से पार्टी की कमान, पार्टी ने मुझे यहाँ भेजा है, पार्टी जहां से मुझे कहेगी। अच्छा, ये बताइए कि किसी एमएलए से सीट छुड़वाएंगे कि किसी एमएलसी से छुड़वाएंगे? देखिए, अभी हमारी कोई योजना नहीं बनी, पार्टी जहां से मुझे कहेगी चुनाव लड़ने के लिए मैं वहां चुनाव लड़ूंगा। ये कहा जा सकता है कि आप गोरखपुर छोड़ सकते हैं, उसकी जगह कहीं और से भी लड़ सकते हैं? गोरखपुर मैं कभी नहीं छोड़ना चाहूंगा, कभी नहीं छोड़ना। इसका मतलब हम ये मान लें कि आप गोरखपुर से चुनाव लड़ेंगे? देखिए, मैंने कहा ना, ये पार्टी जहां से मुझे कहेगी मैं वहां से चुनाव लड़ूंगा। कभी लगता है कि आप पुराने योगी आदित्यनाथ हो गए। कुछ बयान, वो बयान उसके बारे में, ताजमहल के ऊपर आपका जो बयान था कि हिंदू संस्कृति का प्रतीक नहीं है। ताजमहल एक अच्छी इमारत हो सकती है, उसका एक अच्छा आर्किटेक्ट हो सकता है, वह दुनिया के अंदर आर्किटेक्चर का एक बहुत अच्छा मॉडल हो सकता है, लेकिन वह आस्था का प्रतीक नहीं हो सकता। मैं जहां बैठा हूं वहां पर सही बात बोलने का साहस भी करूं, और ये सही बात बोलने का साहस है कि हम लोगों को बता सकें कि ताजमहल हमारे लिए पर्यटन का केंद्र हो सकता है, अच्छा, लेकिन आस्था का केंद्र नहीं हो सकता है। तो विरोध क्या है आपका उसमें? मेरा कोई विरोध नहीं है, हम लोग तो ताजमहल का प्रचार कर रहे हैं। आए दुनिया आए, ताजमहल घूम के जाएं, कुछ पैसा वैसा यहाँ देख, पैसा लेके, ये भीख मांगने की आदत नहीं हम लोग। नहीं, मतलब पैसा विजिट करें, ये भीख नहीं मांगेंगे किसी के सामने, कभी नहीं मांगेंगे।
जेवर एयरपोर्ट तो आप ताजमहल के लिए बनवा रहे हैं। ताजमहल के लिए नहीं बना रहे हैं, उत्तर प्रदेश के लिए बना रहे हैं। और आप देखना, उत्तर प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय लेवल का एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा जेवर का। दिल्ली के पूरे ट्रैफिक को अपनी ओर डाइवर्ट कर देगा, और वो हम करने जा रहे हैं। अच्छा, ये बताइए कि आपके आते ही अयोध्या में इतनी हलचल शुरू हो गई है, हर दिन पत्थर आ रहे, मुस्लिम वक्फ बोर्ड फिर से कोर्ट चला गया है, जब सब कुछ अमली जामा पहनाया ही जा रहा है, तो तारीख भी बता दीजिए। आप मुझे बताइए, आप तो राम जन्मभूमि से बहुत शुरू से जुड़ी रही हैं। अयोध्या में पत्थर आज से आ रहे हैं? हाँ, उन्होंने स्वयं ही कहा है, हाजी महमूद ने स्वयं इस बात को कहा है कि पत्थर तो 1990 से आ रहे हैं। जब 1990 से वहां पत्थर आ रहे हैं और उस क्षेत्र में नहीं आ रहे हैं जिसको हम राम जन्मभूमि कहते हैं, कार सेवकपुरम वहां से कई दूर है। 20 साल के बाद पहले ऐसे सीएम है जिसने अयोध्या की बात इतनी ठोक के कही है हमेशा से। अयोध्या गए आप तो अयोध्या जाने में बुराई क्या है? बिल्कुल नहीं, तो बुराई नहीं और है। तमाम सीएम नहीं गए। अब न जाए अलग विषय है भाई, ये हर एक को सौभाग्य प्राप्त होता कि राम की कृपा उन पर हो। कहा यह जा रहा है कि ये सारी तैयारी 2019 की है, अभी से ही आप लोगों ने ना फिर से समा बांधना शुरू कर दिया है। समा बांधने का नहीं, अयोध्या में स्वयं गया था, मैंने दोनों पक्षों से अपील की है कि दोनों पक्ष बातचीत से, और माननीय उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जी ने स्वयं इस बारे में सुझाव भी दिया कि न्यायालय के बाहर दोनों पक्ष बैठ करके समस्या का समाधान करें, और अच्छा होगा कि इससे अच्छा दूसरा मार्ग नहीं हो सकता है। मतलब अब 2018-2019 तक ये चीजें आपको लगता है कि दोनों पक्ष सामने बैठ जाएंगे और सर्वसम्मति से काम शुरू हो अच्छा जाएगा? होगा। दुनिया के सामने सांप्रदायिक सौहार्द की दृष्टि से इससे उत्तम दूसरा कार्य नहीं हो सकता है। सर्वविदित है, अयोध्या में अयोध्या की पहचान क्या है, उसका सम्मान अगर सभी पक्ष रख दें तो फिर आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बहुत बड़ी मिसाल हम लोग रख देंगे। आपका प्रोफाइल तो नेशनल हो चुका है, नेशनल प्रोफाइल में एक नेशनल सवाल तो बनता है, और वो भी पॉलिटिकल। क्या आपको लगता है कि नीतीश कुमार को एनडीए में आ जाना चाहिए? देखिए, इस प्रश्न का जवाब मैं कैसे दे पाऊंगा। मुझे लगता है कि नीतीश कुमार जी ने एनडीए के द्वारा घोषित राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी श्री रामनाथ कोविंद जी को समर्थन किया है। राजनीति में यह एक उत्तम उदाहरण है। आप जैसे कद्दावर नेता सीधे सीधे नीतीश जी को बोले कि नीतीश जी हो चुका, अब आप आ जाइए यहाँ, तो शायद नीतीश जी सुन भी ले। नीतीश कुमार जी को ये तय करना है, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को ये तय करना है, शीर्ष नेतृत्व तो तय कर लेगा, हम लोग स्वागत कर लेंगे। लेकिन लालू जी ने ये कहा है कि अगर माया और अखिलेश मिल गए तो 2019 में गेम ओवर है, इसको आप क्या देख रहे हैं? लालू जी को इस समय सपने को ज्यादा आ रहे हैं। नमस्कार योगी जी, मानक गुप्ता। छोटे छोटे दो सवाल है मेरे योगी जी। पहला ये, 2024 में क्या योगी आदित्यनाथ देश के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं? दूसरा मेरा एक सवाल है, जब आप मुख्यमंत्री बनाए गए थे उस समय बहुत सारे लोग ऐसे थे कि आपकी छवि एक कट्टर हिंदू नेता की थी और आपके सीएम बनने का सब लोग विरोध कर रहे थे। उस समय आपने उसको किस तरह से लिया था, उस विरोध को? मेरे विरोध में कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या कर रहा है, देखिए इसकी परवाह मैंने कभी नहीं की है। एक रास्ता तय कर दिया गया है, जो मुझे रास्ता बताया गया, मैंने उस रास्ते का अनुसरण किया है। प्रदेश के हित के लिए हम लोग निर्णय ले रहे हैं, प्रदेश के हित के लिए कार्य कर रहे हैं। जहां तक बात है, मैं कभी किसी पद के लिए दावेदार नहीं रहा हूं, मैं एक योगी हूं, और अंतिम मेरा पड़ाव होगा कि मैं गोरखपुर में वापस जाकर के अपने संन्यास धर्म का निर्वहन करूं। मतलब लखनऊ से दिल्ली जाने का कोई इरादा नहीं है? लखनऊ से गोरखपुर जाना चाहेंगे? मैं दिल्ली से तो वापस लखनऊ आ गया हूं। योगी जी नमस्कार, सुकेश रंजन बोल रहा हूं। सवाल कुछ दूसरा मन में था, लेकिन एक बयान आपका आया तो मुझे लगा वो सवाल भी पूछ लूं।
ये एक हफ्ते में दूसरी बार आपसे सुन रहा हूं कि लोगों को अपना डेस्टिनेशन मालूम नहीं होता। मुझे मालूम है, मुझे गोरखपुर जाना है। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि 111 दिन के मुख्यमंत्री बार बार जब ये कहते हैं कि मुझे अपना डेस्टिनेशन मालूम है, मुझे गोरखपुर जाना है, तो ये एक चर्चा जो राजनीतिक चर्चा। मैं गोरखपुर से सांसद हूं जी, और गोरखपुर से 18 वर्षों से सांसद हूं जी, स्वाभाविक रूप से पार्टी मुझे चुनाव लड़ने के लिए कहेगी गोरखपुर से विधायक भी रहूंगा। नेतृत्व गोरखपुर से कर रहा हूं, मूल मेरा गोरखपुर है। लखनऊ में सेवा की दृष्टि से आया हूं, प्रदेश की सेवा कर रहा हूं, लेकिन दिशा मेरी पूरब की तरफ है। मुझे लगता है कि उस दिशा में भ्रम नहीं होना चाहिए आपको। ये सेवा आपने प्रारंभ ही की है और फिर से गोरखपुर और उत्तर की तरफ हम तो जा ही रहे हैं ना। मैं तो पूर्व की तरफ यात्रा करना। इस समय तो पूरे प्रदेश के अंदर कार्य कर रहा हूं मैं। नहीं, मुझे ये पूछना है कि बार बार जो राजनीतिक हलकों में ये चर्चा है कि कहीं योगी जी इस बात से परेशान तो नहीं हो गए हैं कि उनको रबर स्टैंप बना दिया जा रहा है। ऐसा नहीं है। आपको लगता है हमारी कार्य पद्धति से कहीं रबर स्टैंप है? कहीं लगता है? जिस डायनेमिक तरीके से सरकार कार्य कर रही है, मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग तो उस कार्य पद्धति से भयभीत होकर के ही छोड़ रहे होंगे प्रदेश को। अब इसके बाद भी मैं तो चाहूंगा कि इस प्रकार का रबर स्टैंप हर जगह चला जाए तो हर प्रदेश की तकदीर खुल जाएगी। एक मूल सवाल जो मन में था वो पूछ लूं, क्योंकि बहुत डायनेमिक सरकार है। 2017 के चुनाव में जो जिस विषय पे सबसे ज्यादा चर्चा हुई वो था कब्रिस्तान और शमशान। चूंकि बजट आने वाला है और उस वक्त भी जब मैंने आपका एक इंटरव्यू किया था तब आपने इस विषय की चर्चा की थी, आपने भी की थी। तो बजट आने वाला है, तो क्या इस बजट में हम कब्रिस्तान का बजट घटाया जाना देख रहे हैं और शमशान का बजट बढ़ाया जाएगा? देखिए, जो चीज बजट में आने वाली है मैं पहले ही उसका रसोद्घाटन क्यों कर दूं? बजट के एक एक उसको लीक करना एक अपराध है और मुझे लगता है जब सारी चीजों को मैं यहां पे बोल लूंगा तो फिर आप बजट के दिन चुपचाप सो जाएंगे। कम से कम उत्सुकता तो बनी रहनी चाहिए कि बजट में क्या आ रहा है। आप देख लेना, संकल्प पत्र में जो हम लोगों ने कहा है तो 1 साल में पूरा करने के लिए नहीं कहा, 5 साल के लिए हमने उसके लिए रोड मैप तैयार किया है और 5 साल के अंदर उसको हम लोग लागू करेंगे। अमित, तो एक सवाल है, जैसे बूचड़खाने की बात आपने की, यांत्रिक बूचड़खाना बंद हो जाएगा, आपके अध्यक्ष ने भी कहा था। 43 यांत्रिक बूचड़खाने जो कि सेंटर के परमिशन से हैं, लेकिन उस चक्कर में जो है लोगों के खान-पान पे कहीं ना कहीं रोक लगी, क्योंकि जो मछली वाले हैं या मुर्गा वाले हैं या मीट वाले हैं उनको बंद कर दिया गया, जबकि इस जो नियम है उस हिसाब से जहां एक स्लॉटर हाउस होना चाहिए और पूरे प्रदेश में स्लॉटर हाउस मछली मुर्गा के लिए नहीं है। तो इस बूचड़खाने के चक्कर में जो छोटे लोग जो बंद हो जा रहे हैं या एक आदमी के खान-पान पे रोक लग रहा है, उसको किस तरह से आप डील करेंगे? देखिए, स्वस्थ जीवन के लिए व्यक्ति को शाकाहारी बनना चाहिए और मुझे लगता है कि आपको तो शाकाहारी पर ज्यादा ध्यान देना होगा। स्वस्थ रहेंगे, ज्यादा दिन जिएंगे, लेकिन हम लोगों ने किसी के खान पान पर रोक नहीं लगाई है। एनजीटी और सुप्रीम कोर्ट ने कुछ सुझाव दिए थे, कुछ डायरेक्शन जारी किए थे, उसको प्रदेश के अंदर लागू किया गया है। इसमें चाहे वह अवैध बूचड़खाने रहे हों, चाहे वह यांत्रिक बूचड़खाने रहे हों, जो उन मानकों को पूरा नहीं करते थे उन सबको बंद किया गया है। जो मानकों को पूरा करते हैं उनको नहीं छेड़ा गया है। योगी जी, रमन न्यूज 24 से एक बड़ा सवाल है कि गो रक्षा के नाम पर हिंसा की कई घटनाएं हुई उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के बाहर भी। प्रधानमंत्री ने भी अपील किया कि गो रक्षा के नाम पे हिंसा को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, लेकिन हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। आपको क्या लगता है इसका क्या समाधान है? प्रदेश के अंदर एक भी घटना नहीं घटित हुई है। इन 111 दिनों में प्रदेश के अंदर कोई घटना नहीं घटित हुई और एक घटना घटित होगी भी नहीं। प्रदेश के अंदर कानून का राज होगा और प्रदेश के अंदर कानून का राज है। हम लोग इसको पूरी तरह स्थापित करेंगे। अच्छा, अंतिम सवाल आपसे योगी जी, आपके लिए सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा? हाँ, 19 हमारे सामने एक चुनौती है और हमें विश्वास है कि उत्तर प्रदेश 100% परिणाम देकर के 19 की इस अग्नि परीक्षा में उत्तर प्रदेश की सरकार अपने आप को पास करेगी। पास करेगी? आप कह रहे
100%। 100%। तो क्या हम ये सोच सकते हैं कि अगर आपने यहाँ पे 100% रिजल्ट दे दिया तो मोदी जी तभी तो पीएम बनेंगे, क्योंकि यूपी में इतनी जब मोदी जी को पीएम रहना है। केंद्र सरकार की उपलब्धियां, प्रधानमंत्री जी के प्रति जन विश्वास, मुझे लगता है कि कोई ताकत उन्हें उस पद से नहीं हटा सकती, नहीं डिगा सकती है। वो बड़ा पहली बार हो रहा है जब कोई प्रधानमंत्री को इस देश के गांव का 2 साल के बच्चे से लेकर के 90 साल तक के बुजुर्ग को सम्मान की दृष्टि से देखता है। और मोदी जी जब किसी टेलीविजन में स्क्रीन में दिखाई देते हैं तो छोटा बच्चा भी मोदी मोदी का रट उस समय लगाता है। तो एक बुजुर्ग व्यक्ति भी सम्मान का भाव उनके प्रति व्यक्त करता है। ये विश्वास का प्रतीक है और ये देश के लिए शुभ लक्षण है कि देश का नेतृत्व, देश का नेता जनविश्वास की कसौटी पर खरा उतरा है। तो 2024 में आपकी यात्रा दिल्ली की ओर जाएगी? मेरी यात्रा लखनऊ की है। मैं लखनऊ में सेवा कर रहा हूं, लखनऊ में ही सेवा करके संतुष्ट। योगी जी, आप इस कार्यक्रम में आए, आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद जी। मंथन उत्तर प्रदेश।